नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ा जाता है, जब जब उसको डाइजेस्ट किया जाएगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा आपका, उससे निकलेगा ग्लूकोज। ठीक है, कि जब उसको उसके अंदर से क्या निकलेगा, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को फिर मेटाबोलाइज करके इसके अंदर से क्या निकाला जाता है, इससे निकाला जाता है एटीपी। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस इसीलिए की जा रही है ताकि इसके अंदर से क्या निकाल लिया जाए, एटीपी निकाल लिया जाए। मतलब मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन जो कराया जा रहा है ना आपका, ठीक है, डाइजेशन वगैरह ये सारा क्यों कराया जा रहा है, ताकि आपके कार्बोहाइड्रेट से एटीपी जनरेट कर ली जाए। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे भाई डाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ ही पढ़ रहे हो कि डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो फर्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं कि भाई डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर पार्ट्स में डिस्कस करो। ऑल ओवर बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है, डाइजेशन का मतलब आपका क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है आपका कि किसी बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े मॉलिक्यूल मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट था आपका बड़ा मॉलिक्यूल था, इसको तोड़ दो किसमें, आप ग्लूकोज मतलब छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि देखो जो आपने चीज तोड़ ली, जो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को आपने तोड़ लिया है, ठीक है, ठीक है, जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपने तोड़ लिए हैं, इन्हीं को बॉडी में क्या करना है, यूटिलाइज करना है, मतलब एब्जॉर्ब कराना है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। ठीक है, एब्जॉर्ब कराना, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करा के, और इनके अंदर जो भी आप लेना चाहते हो, जैसे हमने एब्जॉर्ब क्यों कराया, ताकि आप इसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर क्या कर सको, इससे जो एटीपी मिल रही थी आपको, उसको बॉडी में यूटिलाइज कर सको। तो ये दो वर्ड होते हैं आपके, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ देगा। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के अंदर आपको देखने मिलेगा कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, और एब्जॉर्ब होकर जहां भी उनकी टारगेट साइट होगी, जिस जगह पे भी जाकर एनर्जी देनी होगी, वहां पे पहुंच के उस जगह पे एटीपी या जो भी एनर्जी वगैरह है वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात थी कि भाई क्या होता है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन कैसे होता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे डाइजेशन की, क्योंकि सबसे पहले तो डाइजेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो देखो एक चीज और याद रखना कि देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है दो तरीके से टूटता है। ठीक है, 30% जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ठीक है, 30% जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर होता है। ठीक है, माउथ के अंदर हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के पास होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है आपका, जिसका नाम होता है सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर इसको सलाइवा बोल सकते हो आप। तो सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है जिसके हेल्प से क्या होता है, ये जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो 30% यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है सैलिवरी अमाइलेज की हेल्प से। इसी को आप पेटाइलिन भी बोलते हो। ठीक है, इसी को आप पेटाइलिन बोलते हो, क्योंकि पेरोटिड जो आपको ग्लैंड्स होती है वहां से रिलीज हो रहा होता है, पेटाइलिन ग्लैंड्स वगैरह से रिलीज हो रहा होता है। तो इसी का नाम ही क्या होता है, पेटाइलिन होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका 30% डाइजेशन तो यहीं हो जाता है माउथ के अंदर। जब आप कोई भी चीज़ खाते हो ना कार्बोहाइड्रेट वाली मीठी चीज़ें जिनके अंदर ग्लूकोज होता है, तो आप लोग 30% तो यहीं हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, जो बचा हुआ 70% होता है, क्योंकि देखो 100% आपने खाया था तो 30% यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है। जो बचा हुआ 70% होगा वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है आपका, वो होता है आपका जाके डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बचा हुआ पार्ट जाके डाइजेस्ट होता है। मतलब कि जो बचा हुआ होता है आपका जो कार्बोहाइड्रेट, वो बचा हुआ कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाके एब्जॉर्ब होगा या डाइजेस्ट होगा, सॉरी। किसकी हेल्प से होता है, क्योंकि देखो यहाँ भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका पैनक्रेटिक अमाइलेज।
क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, पैनक्रेटिक अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। और याद रखना अमाइलेज एंजाइम ही तोड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए हमेशा अमाइलेज ही एंजाइम वर्क करता है, बिना अमाइलेज के कभी भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सैलिवरी अमाइलेज था, यहाँ पे आपका पैनक्रेटिक अमाइलेज आ गया कि पैनक्रियास का अमाइलेज आ गया, और आपने ड्यूडेनम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, वहाँ पे पैनक्रियास की सेक्रेशन आती रहती है, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं कैसे क्या होता है। देखो आपको दिखेगा कि जैसे आपने कोई भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इनटू द माउथ, की माउथ से स्टार्ट हो जाती है और अप्रोक्स 30% डाइजेशन हो जाती है, यहाँ पे 30% डाइजेशन माउथ के अंदर ही हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की, ड्यू टू सलीवरी अमाइलेज। मैंने अभी लिखा भी है, देखो ये लिखा आपका सलीवरी अमाइलेज कि इसकी वजह से क्या होता है 30% क्या होती है डाइजेशन यहीं पर हो जाती है। इसी को आप पेटाइलिन भी बोलते हो, ये लिखा हुआ है पेटाइलिन, ठीक है। कैसे तोड़ता है, देखो जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है आपका, उसको किसमें तोड़ता है सैलिवरी अमाइलेज, आपका मेल्टोस और डेक्सट्रिन्स में तोड़ देता है। कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है डाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो टूट चुका है 30% टूट चुका है, और 70% जो अभी अनडाइजेस्टेड है वो क्या होगा, वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। और कहाँ पहुंचेगा, स्टमक के पास। बट याद रखना कि स्टमक के पास, ठीक है, स्टमक जो होता है, स्टमक में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, स्टमक के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती, नॉट, ठीक है। इन स्टमक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्ब्स से कार्बोहाइड्रेट नॉट अकर, ठीक है, नॉट अकर, ठीक है। यहां पे डाइजेशन नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि यहां पे ड्यू टू, ठीक है, अब ये भी लिख देना आप, ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम। एंजाइम कौन सा एंजाइम तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, तो अमाइलेज होता है आपका, ठीक है। अमाइलेज ना होने की वजह से क्या होता है, स्टमक के अंदर अमाइलेज ना होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर होता क्या है कि ये वहाँ के जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो इंटेस्टाइन के जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, उनके साथ वहाँ पे जाके क्या होता है मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद क्या होता है, ये कहाँ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जहाँ मैंने आपको बताया था कि 70% डाइजेशन होगी, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा नेक्स्ट, वो ट्रैवल करेगा आपका, कहाँ जाएगा आपका ड्यूडेनम के पास, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल मतलब 70% डाइजेशन, ठीक है, ये लिखा है आपका 70, ठीक है, 70% डाइजेशन यहाँ पे होता है इसका बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रेटिक अमाइलेज, जो मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम का नाम सैलिवरी अमाइलेज, इसकी हेल्प से क्या होता है वहाँ पे 70% डाइजेशन होता है, ठीक है। वो होता कैसे, देखो वही स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट पैनक्रेटिक अमाइलेज की हेल्प से किसमें टूटेगा, मेल्टोस और डेक्सट्रिन्स में टूट जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या होता है डाइजेशन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और एक्शन आप देखना चाहोगे कि इंटेस्टिनल जूस का, इंटेस्टिनल जूस मतलब आपके पैनक्रेटिक अमाइलेज वगैरह की बात कर रहा है कि कैसे होता है। तो अगर मेल्टोस होगा, क्योंकि मैंने आपको कई सारे टाइप्स के आपको बताए थे, आपको जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं अलग अलग टाइप से बने हुए होते हैं। तो जैसे मेल्टोस होता है, मेल्टोस बनाई किससे होता है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, तो इसके ऊपर मेल्टेस एंजाइम आएगा, उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है। अगर लैक्टोस होता तो लैक्टेस एंजाइम्स की हेल्प से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है। ये सारे जितने भी एंजाइम लिखे ना इधर, ये अमाइलेज हैं सारे, कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे सर आप तो अमाइलेज बोल रहे थे और ये क्या आ गया, तो ये सारे अमाइलेज ही हैं, ठीक है, नाम अलग अलग चेंज हो गए हैं, ठीक है। कि लैक्टोज के लिए लैक्टेस वाला अमाइलेज है, सुक्रोज के लिए सुक्रेस वाला अमाइलेज वगैरह है, मतलब ऐसा कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अमाइलेज के ही टाइप आप बोल सकते हैं उनको याद करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन मतलब मेटाबॉलाइजेशन होगा, क्योंकि देखो आपने क्या कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ लिया है, ठीक है। वो मोनोसेक्राइड या जो भी था वो आपका पॉलीसेक्राइड था, डाइसेक्राइड था, उसको आपने किस में तोड़ लिया, मोनोसेक्राइड में तोड़ लिया है, और आपकी बॉडी सिंपल शुगर ही यूज कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगी इसके एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्ब कैसे होता है, देखो अब क्या होगा कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, जब ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड की, जैसे पॉलीसेक्राइड्स थे वो मोनोसेक्राइड में जब टूट जाएंगे तो ये मोनोसेक्राइड कहाँ पे जाएंगे आपके, एब्जॉर्ब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि ये सारे जो मोनोसेक्राइड है कहाँ पे जाएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम बना के, ठीक है। ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपके इंटेस्टाइन वाले पार्ट आ गए। हम मेन पार्ट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो आपका स्टमक बन चुका है, और अब आपको पता ही है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है,
वो कहीं ना कहीं आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, वो आपके माउथ से स्टार्ट हो ही जाती है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन बना दिया मैंने। जो ब्लू कलर का बनाया ये आपके क्या होते हैं, विलाइज होती हैं। ये जितनी भी ब्लू कलर की बनाई है विलाइज है, ठीक है, जिनको आप माइक्रो विलाइज वगैरह भी बोलते हो। ठीक है, इन्हीं को आप माइक्रो विलाइज भी बोल सकते हो, जो मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, इन्हीं को आप माइक्रो विलाइज बोलते हो, विलाइज। ठीक है, ये आपकी विलाइज होती हैं। ऊपर वाला आपका स्टमक है। होता क्या है, देखो आपको पता ही है कि जब भी आप कोई कार्ब वाला खाना खाओगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला खाना अगर आपने खाया, तो वो माउथ से क्या होगा, 30% डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर ट्रैवल करता करता कहाँ पहुंचेगा, आपका स्टमक के अंदर आएगा। स्टमक में एंजाइम नहीं होता, लैक होता है अमाइलेज, तो कहाँ पहुंच जाएगा, आपका इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाएगा, मतलब डूडेनम के पास, यहाँ। अब डूडेनम के पास आपको पता है कि एक आपका पेनक्रेटिक डक्ट आ रही होती है। ठीक है, पेनक्रेटिक एक कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट मिलकर यहाँ पे एक डक्ट आ रही होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्प्लिंचर ऑफ ऑडाई, जो जहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्प्लिंचर ऑफ ऑडाई। ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे पेनक्रियास की सेक्रेशन इसके अंदर एंटर होंगी और वो क्या कर देंगे, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देंगी। जब ये छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा तो ये माइक्रोविलाइज क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे और एब्जॉर्ब करके किस में डाल देंगी, ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगी। ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से आपको पता है ब्लड वगैरह वेसल्स जारी होती हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स वगैरह, उनके अंदर क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कि ये कार्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ब्लड क्या करेगा, इसको फिर बॉडी में लेके जाएगा। किसके पास जाएगा सबसे पहले लेके, तो सबसे पहले लेके जाता है लीवर के पास। ठीक है, कि सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीवर के पास जाएगा। लीवर क्या करेगा, देखो जैसे आपने 100% कार्बोहाइड्रेट खाया था, मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाए। ठीक है, तो होगा क्या कि मान लो कि लीवर के पास पहुंच गया, तो दो ही प्रोसेस होगी लीवर के पास। एक तो क्या करेगा लीवर, ठीक है, कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स खाए थे कार्बोहाइड्रेट के पास, लीवर के पास पहुंच चुका है, तो लीवर क्या करेगा इसको, या देखो या तो दो कंडीशन आएगी आपके सामने, या तो स्टोर कर लेगा या फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा, प्रोड्यूस। ठीक है, कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। तो स्टोर कब करेगा, देखो मान लो जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाए थे, बॉडी को चाहिए कितना, सिर्फ आपकी बॉडी को 70% चाहिए था, कि 70% मॉलिक्यूल एनर्जी चाहिए थी। तो इस 100 में से क्या होगा, 70% तो एनर्जी में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बचा कितना, 30%, तो 30 कहाँ पे चला जाएगा आपका, 30 स्टोर होने चला जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर। और एनर्जी प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो ये दो ही प्रोसेस होती है। ठीक है, या तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्ब हुआ है, जो टूट के आया आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, वो या क्या होगा, या तो इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। ठीक है, या तो क्या करेगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, या फिर क्या करेगा, अगर बॉडी को जरूरत नहीं है उतनी एनर्जी की, तो वो 30% जो होगा आपका, जैसे जो मैं बता रहा हूँ, सपोज कर लो, ऐसा होता नहीं है, तो एनर्जी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट घटती और बढ़ती रहती है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट या तो स्टोर हो जाएगा या फिर रिलीज कर देगा एनर्जी। स्टोर्ड हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को आप बोल दोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, देखो ग्लूको मतलब ग्लाइकोजन, ठीक है, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, की ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जा रहा है। अरे ग्लूकोज अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर देता, अगर वहां से एटीपी रिलीज हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तब आप उसको बोलते हैं भाई ग्लाइकोलाइसिस हो गया, मतलब उसकी बॉडी में क्या हो चुका है, वो एनर्जी दे चुका है, आगे जाके मतलब ग्लूकोज क्या हो चुका है, टूट चुका है। ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, या फिर ग्लाइको आप ग्लाइकोजन को भी लगा सकते हो, कभी कभार क्या करना पड़ता है, बॉडी को ग्लाइकोजन को तोड़ के वहां से ग्लूकोज को निकालना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। एक चीज और याद रखना कि देखो जो ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या होती है, स्टोर्ड फॉर्म होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऊपर लिखा भी है। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म होती है किसकी, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है, और ग्लूकोज क्या होती है, एक्टिवेटेड फॉर्म होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होता है, बॉडी के अंदर इसका मैकेनिज्म चलता है। तो हम नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं आपका क्या होगा आगे, कि ये क्या होगा, आपके लीवर के पास जाएगा किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, व्हेन देर स्टोर्ड इन द ग्लाइकोजन। ठीक है, कि ये क्या होगा, वहां पे क्या होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और अगर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो क्या बोलोगे आप उसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बट इसके अलावा अगर मान लो एनर्जी चाहिए हो, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया दो ही कंडीशन होंगी, या तो एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, या तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या फिर स्टोर कर लेगा। तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी स्टोर कर रहा है, तो आपने बोल दिया भाई ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। बट अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तब आप क्या होगा वहां पे, कि ग्लाइकोलाइसिस कहोगे आप उसको। देन फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ब्रेकिंग ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द सेल बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन
और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एटीपी फॉर्म होगा और फिर क्या होगा, बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइजेशन और डाइजेशन होता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है कुछ इस तरीके से टूटता है और टूटने के बाद बॉडी में क्या होता है, ऐसे एब्जॉर्ब होता है कुछ इस तरीके से अलग अलग जगह पे। स्टोर्ड किस तरीके से होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसका जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका जो ग्लूकोज है, इसका बॉडी में यूटिलाइजेशन मतलब इससे एटीपी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कि आपके कार्बोहाइड्रेट जो आपने कार्बोहाइड्रेट अभी तोड़ा था ना, कार्ब्स को तोड़ के आपने क्या बनाया, ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि देखो आपको बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज से जो एटीपी मिलती है ना बॉडी को, ग्लूकोज से जो मिलने वाली एटीपी होती है ना, क्योंकि ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म एटीपी है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज से एटीपी कैसे निकाली जाती है, किस तरीके से निकलती है, तो वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट में, जिसको आप बोलते हो क्रैब साइकिल। कि क्रैब साइकिल के अंदर आप देखोगे, ठीक है, क्रैब साइकिल के अंदर आप देखोगे कि ग्लूकोज से कैसे एनर्जी निकाली जा रही है। और क्रैब साइकिल के 2-3 नाम और होते हैं, तो आप वो भी देख लो कि क्रैब साइकिल को आप क्या बोलते हो, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हो। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हो, और इसी को क्या बोलते हो आप, TCA साइकिल भी बोलते हो। ठीक है, तो ये 3-4 नाम से आती है आपकी क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को आप क्या बोलते हो, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल या फिर, ठीक है, सिट्रिक साइकिल तो हो ही गया। ठीक है, और इसी की TCA साइकिल की फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो होता है ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब TCA साइकिल की फुल फॉर्म होती है ट्रांस कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और यही आपको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।